समय पहले कोसल राज्य में 3 दोस्त रहते थे। एक था युवराज प्रवर, एक मंत्री का बेटा राम और तीसरा था सेना प्रमुख का बेटा वसंत। एक दिन तीनों मिलकर देशाटन के लिए गए। अब ठीक है, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा ही अपने राज्य में रह के इस बात से भी अनजान की बात संसार में क्या हो रहा है, अपने कक्ष को सारा संसार मानकर रहते हैं। पर हम तो किसी को बिना बताए निकल पड़े। अगर हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो अपने परिवार वाले चिंता में होंगे। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी है, कुछ देर तलाश कर लेंगे और क्या सोच लेंगे कि कहीं हम शिकार पर निकल गए होंगे। हमें कम से कम 1 वर्ष तक इस यात्रा में रहना होगा। अगर हमारे पास जो धन है वो खत्म भी हो जाएगा तो किसी से सहायता नहीं मांगेंगे, बल्कि स्वयं परिश्रम करके स्वयं ही वापस धन कमा लेंगे, लेकिन वापसी नहीं करेंगे। समझ गए तुम लोग? हम तो कर लेंगे, पर तुम्हें ही अब तक विलास में रहने का अनुभव है। तुम्हें नहीं पता कष्ट क्या होता है, लेकिन तुम्हें ही दृढ़ रहना होगा। ऐसे विलास में जीवन से दूर रहने के लिए तो मैंने ये यात्रा शुरू की है। हम तो बहुत दूर आ गए। देखने पर घना जंगल मालूम पड़ता है। हमें रात को यहीं पर आराम कर लेना चाहिए। उस रात वो तीनों वहीं पर रुक गए और जब अगली सुबह वो उठे तो देखा ये क्या है? इतना विशाल वृक्ष। कल रात को तो ये यहाँ पे नहीं था। अचानक रातों रात आखिर ये कहाँ से आ गया? सही कहा, कल रात जब हम यहाँ आए थे तब ये यहाँ पे नहीं था। अब ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? और ये वृक्ष दिखने में काफी पुराना है। देखने में सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। कल रात हम यहीं सोए थे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नींद में चलकर यहाँ आ गए? देखो, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, मान लो कि हम नींद में चलकर यहाँ आए हो, पर क्या हमारे घोड़े भी नींद में चलकर यहाँ आए हैं? देखो ये भी तो है। इसका मतलब हम सोए यहीं थे। ये जरूर कोई मायावी वृक्ष होगा। सही कहा, ये तो कोई मायावी वृक्ष है। इस वृक्ष की टहनियों को तो देखो, एक उत्तर दिशा की तरफ है तो दूसरी दक्षिण दिशा की तरफ है। वो भी सब की सब इतनी इतनी बड़ी है। लग रहा है कोई मनुष्य अपने हाथ से फैलाए खड़ा हो। सही कहा, ये निस्संदेह कोई मायावी वृक्ष है। हमारा यहाँ से जल्द निकलना ही सही होगा। ये तुम कैसी कायरता की बात कर रहे हो? हमारी इस यात्रा में ऐसी रोचक घटनाएं घटेंगी तभी तो ये यात्रा मनोरंजक होगी। इसकी दोनों और 2 टहनियां हैं, देखो तुम। इसके माध्यम से ये वृक्ष हमें कोई इशारा कर रहा है, समझे? हाँ, ये टहनियाँ बहुत दूर तक फैली हुई है। चलकर देखते हैं ये कहाँ तक जा रही है। देखो तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन मैं किसी न किसी के साथ जाऊंगा। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं रहूंगा। हम एक काम करते हैं, मैं उत्तर दिशा में जाकर देखता हूँ कि इस टहनी का अंत कहाँ होता है, और राम दक्षिण की ओर जाएगा। फिर मैं किसके साथ जाऊंगा? तुम हमारे लौटने तक यहीं रहोगे। हमें आने में देर हो जाए तो तब भी तुम्हें यहीं रहना है। 3 महीने बाद हम लोग यहीं पे मिलेंगे। अगर तब तक कोई लौट कर नहीं आया तो बाकी बचे दोनों को उसके पास जाना है। पर अगर खतरा हुआ तो किसी भी एक के लिए तो कठिन ही हो सकता है। हम तीनों को साथ में चलना चाहिए। हमने लगभग सभी विद्याओं में पारंगत हासिल की है। हम श्रेष्ठ योद्धा हैं। हम अकेले 100 को भी धूल चटा सके इतने बलवान तो हैं, इसलिए घबराओ मत। ठीक है, तो फिर मैं दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होता हूँ। तुम उस दिशा में चले जाओ। इस तरह प्रवर उत्तर दिशा में तो राम दक्षिण दिशा में निकल पड़ा और वसंत वहीं उसी वृक्ष के नीचे रुक गया। बाप रे, ये कैसा विचित्र वृक्ष है। मुझे निकले 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन इसका अंत अभी तक आया ही नहीं है। मन करता है वापस लौट जाऊं। हाँ, हाँ, अरे लगता है वहाँ कोई गांव है। यहाँ एक भी मनुष्य नहीं दिख रहा। आखिर यहाँ पे कोई लोग रहते भी है या नहीं रहते हैं? जब प्रवर उस गांव के अंदर गया तो उसे एक भवन दिखाई दिया। ये इस गांव का सबसे विशाल भवन है। इसमें जरूर कोई ना कोई रहता होगा। अंदर जाकर ये देखता हूँ। वाह, ये युवती कितनी सुंदर है। ये क्या, ये मुझे इस तरह क्यों देख रही है? क्या इस पूरे गांव में ये अकेली ही रहती है क्या? अच्छा सुनो, तुम कौन हो? यहाँ तुम अकेली क्यों बैठी हो? यहाँ कोई और नहीं है क्या? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? क्या तुम पुरुष हो? ये कैसा अजीब सा प्रश्न है। क्या तुमने अब तक किसी भी पुरुष को नहीं देखा है क्या? माँ से सुना जरूर था, पर देखा आज पहली बार है। ये इतना अजीब क्यों है? इस गांव में और कोई नहीं रहता है क्या? और इतने विशाल भवन में तुम अकेली क्यों बैठी हो? इस गांव में कोई नहीं रहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई गांव भी है। इस गांव में केवल मैं और मेरी माँ रहती है। अब तक किसी तीसरे व्यक्ति को मैं नहीं जानती थी। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? यहाँ आने का रास्ता कैसे पता तुम्हें?
ये रास्ता तो कोई भी नहीं जानता, तो तुम्हें कैसे पता चला? हम 3 मित्र साथ में यहाँ आए हैं और फिर मैं इस तरह यहाँ पे चला आया। लेकिन इतने बड़े गांव में अकेले तुम ही कैसे रहती हो? आखिर तुम हो कौन? मेरी माँ एक चुड़ैल है। जब मैं बहुत छोटी थी तब उन्होंने मेरे पिता को खा लिया था, पर क्योंकि मैं बहुत छोटी और प्यारी थी उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। मुझे मेरी माँ ने ही पाला है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। जिस चुड़ैल ने तुम्हारे माता पिता को मार डाला तुम उसी के साथ रहती हो? इस समय वो कहाँ है? सही कहा, मेरी माँ राक्षस है और उन्होंने मुझे पाला है। वो हफ्ते में एक बार ही यहाँ पर मुझसे मिलने आती है और जब भी आती है मेरे लिए बहुत सारा उपहार साथ लाती है। वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार करती है तो क्यों नहीं तुम्हें भी वो अपने साथ ले जाती है और बाहर की दुनिया दिखाती है? यहाँ क्यों छोड़ जाती है? अब ये सब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने जिंदगी में किसी मनुष्य से बात की है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ यहीं पर रुकोगे? हाँ, मैं अवश्य रहूंगा और तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा, पूरी दुनिया घुमाऊंगा। इस तरह उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में पूरे गांव में घूमते हैं, अच्छा समय बिताते हैं साथ में, और इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। बाप रे, आज तो मेरी माँ आने वाली है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी जान ही ले लेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अभी छिपकली बना देती हूँ और तुम यहीं पर दीवार से चिपक कर रहना। मेरी माँ पूरे 1 दिन यहीं पर रुकने वाली हैं। उसके बाद वो पूरे 1 हफ्ते तक नहीं आएंगी। हम पूरा हफ्ता एक साथ खुशहाली से बिता सकते हैं। तुम यहाँ इतना डर क्यों रही हो बताओ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। बाप रे, किसी की आहट आ रही है मुझे। ये जरूर माँ ही होंगी। मैं तुम्हारा रूप बदल देती हूँ। माँ, आज आप मेरे लिए कौन सा उपहार लेकर आई हैं? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। इसे कहते हैं आईना और तुम इसमें खुद को देख सकती हो। आहा, ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है माँ। वो तो ठीक है, पर ये मनुष्य की गंध कहाँ से आ रही है मुझे? क्या जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो कोई यहाँ पर आया था? यहाँ पर कौन आएगा माँ? बचपन से ही मैंने आपके सिवा किसी को आज तक यहाँ पर देखा है क्या? ये जरूर मेरी ही गंध होगी। हाँ, सही कहा। वैसे भी यहाँ आने का साहस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ पर सावधानी से सतर्क होकर रहना। माँ, आप हमेशा यही तो कहती हैं। इसके बाद चुड़ैल एक दिन वहाँ पर रुक कर अगले दिन वहाँ से चली जाती है। पल्लवी उसके जाने के बाद प्रवर को फिर से अपनी माया शक्ति से इंसान बना देती है। अच्छा है, अब माँ पूरे 1 हफ्ते तक लौट कर नहीं आने वाली हैं। हम लोग तब तक आराम से यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं। तुम यहाँ इतना डर के जी रही हो? देखो, मनुष्य राक्षस के लिए शत्रु ही होता है और देखना एक न एक दिन वो तुम्हें भी जरूर खा ही जाएगी। मेरी बात का यकीन करो। हाँ, सही कहा। उसकी वजह से मैंने अपने माता पिता को भी खो दिया है, पर अब क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती। देखो, अगर तुम हाँ कह दो तो मैं उस चुड़ैल का संहार करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये काम इतना भी आसान नहीं है। उस चुड़ैल ने अपनी प्राण शक्ति को किसी रहस्यमयी जगह पर रख दिया है, जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती और कोई भी नहीं जानता। अच्छा, ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें उससे प्यार से बात करके उस जगह का पता लगाना है जहाँ पे वो रहती है, ठीक है ना? मैंने आज तक उनसे कभी पूछा नहीं। ठीक है, इस बार पूछती हूँ। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो मुझे जरूर बता देंगी सब। चाहे वो कितना भी प्यार करती हो, चुड़ैल का सहवास अच्छा नहीं होता है, समझी? अब की बार जब वो आएगी तो उसका अंत होना निश्चित है। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। वो चुड़ैल फिर से वापस आती है। पल्लवी ने प्रवर को फिर से छिपकली में बदल दिया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाई हूँ। ये तुम पर बहुत ही जचेगा। हाँ माँ, ये बहुत ही सुंदर है। अच्छा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो माँ? अगर मुझे कोई यहाँ से ले गया तो आप क्या करोगी? आपको कैसे पता चलेगा माँ? ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर कोई तुम्हें इस गांव से ले जाएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। उसके बाद मैं उसे, जो भी इंसान तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहेगा, उसे जान से मार दूंगी। अच्छा, अगर कोई आपको जान से मार दे उसके बाद मुझे यहाँ से ले जाए तो?
मुझे जान से मारना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा प्राण मेरे पास है ही नहीं। माँ, आप हमेशा यही कहती हैं कि आपका प्राण आपके पास है ही नहीं, वो कहीं किसी और के पास रखा है, लेकिन बताती नहीं। आज बता दीजिए ना माँ। तुम ये जानकर क्या करोगी बेटा? मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ ना, इतना काफी है। अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो मुझे आप इतना भी नहीं बता सकती हैं क्या माँ? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। तुम हर रोज जहाँ तालाब के किनारे स्नान करने जाती हो ना, उस तालाब के 3 चक्कर लगाने के बाद पूर्व की ओर देखोगी तो तुम्हें एक घना जंगल दिखाई देगा। मैं तो वहाँ पर कई बार खेलने गई हूँ माँ, और स्नान करने के लिए भी वहीं पर जाती हूँ, पर मुझे तो वहाँ कोई जंगल नहीं दिखा। सही कहा, तुम वहाँ पर कई बार गई हो, लेकिन तुमने कभी भी लगन से उसके फेरे नहीं लगाए। इस वजह से तुम्हें वहाँ कोई जंगल नहीं दिखा। जब तुम फेरा लगाकर पूरब की ओर देखोगी तो जंगल मिलेगा। वाह, ये कितना दिलचस्प है माँ। इसके आगे बताओ ना, क्या है? हाँ, उस जंगल के भीतर जब तुम जाओगी 2 मील चलने के बाद तुम्हें एक बड़ा सा वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष में एक बड़ा सा छेद है। उसके अंदर जाने पर एक प्राचीन भव्य हवेली है। वहाँ पर उस हवेली में एक लोहे का संदूक रखा हुआ है। उस संदूक को खोलने से तुम्हें नीचे कुछ सीढ़ियाँ दिखेगी। जब तुम सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाओगी तो तुम्हें एक पिंजरे में पचरंगी तोता वहाँ पर बंद मिलेगा। उसकी गर्दन को मरोड़ने से ही मेरी जान जा सकती है। और जब किसी को वो जंगल ही नहीं दिखेगा तो वो भला उस जंगल में जाएगा कैसे? और जब जंगल के अंदर ही नहीं जा पाएगा तो उस वृक्ष के अंदर भवन का कैसे पता चलेगा? और जब उसका पता नहीं चलेगा तो संदूक के बारे में कैसे पता चलेगा? और ना ही उसे तोते के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेरा प्राण लेना कोई आसान काम नहीं है, किसी के वश की बात नहीं। माँ, ये सब सुनकर तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। इसका मतलब आपको कोई नहीं मार सकता। ये सब वहाँ पर दीवार से चिपका हुआ प्रवर सुन रहा था। फिर अगली सुबह की बात है। मेरे लौट कर आने तक तुम अपना ख्याल रखना बेटा। इस बार तुम्हारे लिए और अच्छा उपहार लेकर आऊंगी। अब नीचे आ जाओ। कल रात माँ ने जो कहा तुमने सुन लिया ना? तुम्हारे पास बस 1 ही हफ्ते का समय है। इसी बीच में तुम्हें वहाँ पर जाकर तोते को मारना ही होगा। हमें जल्द ये शुरू करना ही होगा। चलो उस तालाब पर चलते हैं हम। पहले इस तालाब के 3 फेरे लगाओ तुम, और मन में प्रार्थना करो कि तुम्हें उसे मारने की शक्ति मिल जाए। इसके बाद प्रवर उस तालाब के 3 फेरे लगाता है और उसे उत्तर दिशा में एक जंगल दिखाई देता है। देखो पल्लवी, मेरे वापस आने तक तुम यहीं पे रहना, और अगर इस बीच तुम्हारी माँ आ जाए तो तुम खुद को किसी दूसरे रूप में बदल लेना। अपना ख्याल रखना तुम। मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी। देखो, मैं जरूर वापस आऊंगा और तुमसे विवाह करके तुम्हें यहाँ से अपने राज्य में ले जाऊंगा। और कल को अगर मुझे आने में देर हो जाए तो, या तुम्हें लगे कि मैं संकट में फंसा हूँ, तुम उस विशाल वृक्ष के पास मेरे मित्रों के पास चली जाना। उन्हें सारी बात बता देना, वो मेरी सहायता करने जरूर आ जाएंगे। मैं तुम्हारे विजयी होने की प्रार्थना करती हूँ, जल्दी आना। इसके बाद प्रवर उस जंगल की ओर चल पड़ता है। वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना था। इस घने जंगल में मैं उस वृक्ष को कैसे पहचानूंगा? यहाँ तो सभी वृक्ष बहुत विशाल है। हे भगवान, मेरी सहायता करना। मुझे इस सफर पर निकले पूरा 1 दिन बीत गया है अब तो, और ऊपर से थक भी बहुत गया हूँ। आज रात यहीं आराम कर लेता हूँ। प्रवर जैसे ही थोड़ा आराम करने के लिए लेटा, वहाँ पर एक सांप आ जाता है और झट से प्रवर की आँख खुल जाती है। हे, रुक जाओ मानव, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। कृपया उस छोरी को वापस रखो और मेरी बात सुनो। आश्चर्य की बात है, ये सांप बात कर रहा है। आखिर तुम कौन हो? मैं एक गंधर्व हूँ।
मैं अनजाने में ही इस प्रांत में आ गया जो एक चुड़ैल का है। जैसे ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी उसने मुझे अपनी माया से सांप बना दिया। मुझ जैसे कई मनुष्यों को उसने जानवर बनाकर इस जंगल में रखा हुआ है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उस चुड़ैल को नहीं दिखे। हाँ, अगर पल्लवी मेरी सहायता नहीं करती तो मैं भी यहाँ किसी जानवर के रूप में घूम रहा होता। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी सहायता आखिर कैसे करोगे, बताओ। तुम जिस वृक्ष को ढूंढ रहे हो वो दक्षिण दिशा में 2 मील की दूरी पे तुम्हें मिल जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि इतने घने जंगल में उस वृक्ष को कैसे ढूंढूंगा। तुमने बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। इसमें मेरा स्वार्थ भी छिपा है। अगर तुम उस चुड़ैल का अंत करोगे तो हमें भी श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। रास्ता बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्रवर को 2 मील की दूरी तय करने के बाद वो वृक्ष दिखाई देता है। यही वो वृक्ष है जिसमें इतना बड़ा चाल है। अंदर जाता हूँ। प्रवर उसके बाद उसके अंदर चला जाता है। वहाँ उसे अंदर एक हवेली दिखाई देती है। उस चुड़ैल के कहे अनुसार उसमें एक संदूक भी रखा हुआ था। प्रवर ने उसे खोलकर देखा। कोई मेरे प्राण लेने का प्रयास कर रहा है। मुझे तुरंत वहाँ पर जाकर देखना होगा। अगले ही पल वो तालाब के पास प्रकट हो गई। उसे देखते ही पल्लवी ने अपना रूप बदलकर चींटी का कर लिया और वो चुड़ैल की नजर से बच गई। इन सीढ़ियों से तो अब नीचे उतर गया हूँ। हाँ, वो पिंजरे में तोता ही है। हाँ, इसी में इस चुड़ैल के प्राण होंगे। जल्दी से मारना होगा मुझे। मुझे भी इस तालाब के फेरे लगाने होंगे, तभी जंगल तक पहुँचूंगी। दूसरी तरफ प्रवर उस तोते के पैर को मोड़ देता है। ऐसा करने से उस चुड़ैल के पैर टूट जाते हैं और वो गिर जाती है। इसके बाद प्रवर उस तोते के गर्दन को मरोड़ देता है। उसके ऐसा करने से उस चुड़ैल के प्राण वहीं पर निकल जाते हैं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि मैं उस चुड़ैल को मारने में सफल हुआ और साथ ही कई मासूमों को उसके शराब से मुक्त भी करवा पाया। हे भगवान, मेरे हाथों ये नए काम करवाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रवर जल्दी से तालाब के पास पहुँचता है। चींटी के रूप में पल्लवी उसे देखकर वास्तविक रूप में आती है। इस चुड़ैल को मरते हुए देखा मैंने, लेकिन तुम्हारे वापस आने तक मुझे चींटी के रूप में रहना ही सही विकल्प लगा। पहले हम विवाह करके फिर कुछ समय यहीं साथ में बिता के अपने राज्य के लिए रवाना होंगे। इस तरह पल्लवी और प्रवर विवाह करके कुछ दिन उसी नगर में रहने लगे और साथ में अच्छा समय बिताने लगे। इस तरह एक दिन जब वो दोनों समुद्र में नौका से सफर कर रहे थे, ओहो, मेरे हाथ से कड़ा छूटकर समुद्र के पानी में गिर गया। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया कड़ा दिला दूंगा। वो देवता का दिया हुआ था। उस चुड़ैल ने मुझे वो कड़ा उपहार में लाकर दिया था। वो कड़ा समुद्र की गहराई में डूब रहा था। एक बड़ी सी मछली ने उसे निगल लिया। अपना कड़ा खोकर पल्लवी किस